खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज। मानस लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा का अंतिम दौर। चर्चा के बाद बिल पर हो सकती है वोटिंग। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में ली जाएगी मंजूरी। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु के सम्मान को अर्पित पर्व। स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व। देश भर में गुरु के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में बैलेट गन के इस्तेमाल की थी मंजूरी। सारे एसओपी का हुआ पालन। डीसीपी के कहने पर चली बैलेट गन। जनरल डायर से हुआ खुलासा। जनरल डायरी से खुलासा हुआ है और अब देश में पॉलीमर या प्लास्टिक करेंसी नोटों के लिए रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होगा मतदान। उपचुनाव की तैयारियां पूरी। 5 बार विधायक रहे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबी ने खाली की थी सीट। उत्तर प्रदेश में मानसून का दिखेगा तगड़ा असर। 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 42 जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। अहम खबर जहां सीएम विष्णुदेव साय आज रायगढ़ के दौरे पर हैं। बनोरा आश्रम में गुरु दर्शन और पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दर्शन और पूजन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मनकामेश्वर शिव मंदिर और कोस मनारा में भी करेंगे पूजन दर्शन भी करेंगे। आपको बता दें, दर्शन पूजन धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री। रात 9:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में होगा रात्रि विश्राम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ के आज दौरे पर रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बनोरा आश्रम में गुरु दर्शन और पूजन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मनकामेश्वर शिव मंदिर और कोष मनारा में भी दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दर्शन पूजन धार्मिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। स्थानीय लोगों से इस दौरान मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और इन कार्यक्रमों के बाद रात्रि 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। देश की राजधानी नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अहम खबर जहां ऑपरेशन ईगल के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 7 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। गिरधरपुर मोड़ के पास पुलिस ने घेराबंदी की है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए चल रहा यह अभियान, जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है। तो ऑपरेशन ईगल के तहत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। पुलिस ने महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 7 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बांदा से खबर आपको दिखा रहे हैं। गिरधरपुर मोड़ के पास पुलिस ने घेराबंदी की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए ईगल ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चल रहा है। तो बांदा से अहम खबर, ऑपरेशन ईगल के तहत ये बड़ी कार्रवाई बांदा पुलिस को मिली है।
बांदा पुलिस नशा मुक्त जनपद बनाने के लिए लगातार इस तरह की कार्रवाई ताबड़तोड़ कर रही है। इसी के तहत ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। महिला के पास से 7 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांकीपुर में उपचुनाव का मतदान कल 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने यह सीट खाली की थी और खाली इस विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। 5 बार बांकीपुर से विधायक रहे हैं नितिन नबीन और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नितिन नबीन और यह सीट अब खाली हुई है और इस खाली सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। कल इस सीट पर मतदान होगा और इस सीट के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सरगुजा से है, जहां फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर जिला आबकारी अधिकारी से शराब और पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने सरकारी जांच एजेंसी के अधिकारी होने का झांसा देकर और इस बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। रायबरेली से खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मामूली विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर बरसाए हैं ईंट। मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। तो मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। मौके पर 3 थानों की फोर्स के साथ सीओ सिटी एएसपी मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। शहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। रायबरेली से अहम खबर। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए हैं। मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। मौके पर 3 थानों की फोर्स के साथ सीओ सिटी एएसपी मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर 3 थानों का फोर्स और सीओ सिटी के साथ एएसपी पहुंचे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर का यह पूरा मामला है। मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए हैं। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ग्राम इब्राहिमपुर में सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचा गया और विवाद की स्थिति जो उत्पन्न हुई थी उसे समाप्त कराया गया। विवाद के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। रायबरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। रात की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर 3 थानों की फोर्स और सीओ सिटी एएसपी मौके पर पहुंचे थे। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। रायबरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बिहार के बांकीपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बांकीपुर से इस वक्त की अहम खबर। बांकीपुर में उपचुनाव का मतदान कल होना है और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 जुलाई को डाले जाएंगे बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने खाली की थी ये सीट।
आपको बता दें 5 बार बांकीपुर से विधायक रहे हैं नितिन नवीन और मौजूदा समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। बांकीपुर में उपचुनाव का मतदान कल होना है, इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 30 जुलाई को डाले जाएंगे वोट, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार यहां से विधायक रहे हैं और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, इसलिए ये सीट खाली हुई है और मौजूदा समय में ये सीट जो है अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू किया है। 30 जुलाई को इस सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो पूरे दमखम के साथ इस चुनाव मैदान में उतर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को, जो उसकी परंपरागत सीट मानी जा रही है, इस सीट को एक बार फिर से जीतने का प्रयास कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मीरपुर से अहम खबर है, बच्चों के विवाद में परिजनों के बीच चले लाठी डंडे, एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें पीड़ित पक्ष ने थाने में जमकर हंगामा काटा है। आपको ये यज्ञ प्रांगण में खेल के दौरान बच्चों में लड़ाई हुई थी। जरिया थाना क्षेत्र के पहरा गांव का यह पूरा मामला है। पीड़ित पक्ष ने थाने में जमकर हंगामा काटा है। यज्ञ प्रांगण में खेल के दौरान बच्चे आपस में लड़े थे और इसके बाद मामला आगे बढ़ा और एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने थाने में जमकर हंगामा काटा है। जरिया थाना क्षेत्र के पहरा गांव का यह पूरा मामला है। हमीरपुर से इस वक्त की अहम खबर, बच्चों के विवाद में परिजनों के बीच लाठी डंडे चले। हमीरपुर से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने थाने में जमकर हंगामा काटा है। यज्ञ प्रांगण में खेल के दौरान बच्चे आपस में लड़े थे और इसके बाद मामला आगे बढ़ा और एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने थाने में जमकर हंगामा काटा है। 22 जुलाई 2026 को थाना जरिया पर वादी अशोक पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम पहरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार शाम को लगभग 6 बजे गांव के ही अरविंद, नीलू, राहुल तथा उनके अन्य साथियों द्वारा राम जानकी मंदिर के पास वादी के पुत्र कमल एवं उसके साथियों के साथ गाली गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जरिया पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त गण एवं 6 अज्ञात साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। कुछ पता है, उन्हें कुछ कहा है तो मारपीट तुरंत शुरू हो जाए। लड़कियों को इतना भी बेटा मुकदमा उसमें लिखा जाएगा, तुम क्यों शांति से बैठे हो? तो 2 मिनट ब्लड बहुत लग रहा है। देखो तो ये ब्लड यहाँ का ब्लड ये वाला ये ब्लड यहाँ तक आया। आकाश कहाँ है? हाँ लोग तुम्हारी जो मैं बता दिया वो कोई नहीं है ना, वो लगुआ ना वो घर से पकड़ ले रे लेटा हुआ था मैं। कौन कौन चले गया ले आ ट्रैक्टर ला नहीं 2 तो मालूम मोटरसाइकिल पे आउट ट्रैक्टर मुकदमा लिखने के लिए तैयार है। कुछ पता है, उन्हें कुछ कहा है तो मारपीट तुरंत शुरू हो जाए। लड़कियों को इतना भी बेटा मुकदमा उसमें लिखा जाएगा, तुम क्यों शांति से बैठे हो? तो 2 मिनट ब्लड बहुत लग रहा है। देखो तो ये ब्लड यहाँ का ब्लड ये वाला ये ब्लड यहाँ तक आया। आकाश का और इस बीच सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लक्ष्य और तिलहन का 7,66,000 के करीब रखा है, जिसमें 36,475 कुंटल मुफ्त बीज किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। वो भी उनका पोर्टल खुला हुआ है, जो बुकिंग करेंगे वो उसको ई लॉटरी के माध्यम से वो पा सकेंगे। हम लोगों ने कृषि यंत्रों की बुकिंग भी प्रारंभ कर दी है और इसका भी पोर्टल 20 जुलाई को खोल दिया गया है। और इस 20 जुलाई को तक जो हमारा पोर्टल खुला हुआ है, 20 जुलाई से खुला है, इसकी लॉटरी जो है वो 10 अगस्त को निकाली जाएगी। हमारी कोशिश है कि जो बजट जिस योजना के लिए किसानों के लिए आवंटित है,
हम उसका 100% कैसे उपयोग कर सकें, इस दृष्टि से इस साल कृषि विभाग ने यह एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। हमारा इस साल का फार्म मशीनरी का बैंक का लक्ष्य 150 रखा है। कस्टम हायरिंग 150 जो फार्म मशीनरी बैंक है इस पर 80% अनुदान दिया जाता है। 15 लाख तक के कृषि यंत्रों पर 12 लाख रुपए का अनुदान होता है। कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40% का अनुदान होता है जो 1044 हैं और एकल कृषि यंत्र 24,740 हैं और 65% अनुदान पर एग्रीगेटर को दिया जाता है जो कई फसल अवशेष के यंत्रों को सामूहिक रूप से एफपीओ बना के 4-5 एफपीओ काम करते हैं, उनको ये हम एग्रीगेटर के रूप में देते हैं। इस प्रकार से 25,900 कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे अनुदान पर। उनका अब तक 41,762 किसानों ने अपनी बुकिंग कराई है। यह भी ई लॉटरी के माध्यम से 11 अगस्त को खोली जाएगी हर जनपद के भीतर ब्लॉकवार। तो मैं चाहूँगा कि जिन किसानों की बुकिंग नहीं हुई है वो किसान भाई इसके भीतर अपनी बुकिंग करा लें, जिनसे उनको इसकी सुविधा हो जाएगी। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हॉर्मोज और मध्य एशिया के संकट के बावजूद भी रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराया जाना सुनिश्चित किया है। अनेक कठिनाइयों के बाद आप अवगत हैं कि कई हफ्ते तक हॉर्मुज का रास्ता बंद रहा, फिर भी भारत सरकार के प्रयासों से हमारे वेसल्स आए और आकर के और पर्याप्त मात्रा में हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 28 जुलाई के बीच में 57,70,000 मेट्रिक टन हमें जो है वो 57,70,000 मेट्रिक टन हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध हुई है 1 अप्रैल से लेकर के और 28 जुलाई के बीच, कल तक की बात कर रहा हूं मैं। उसमें 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों को वितरित किया गया है और अभी भी हमारे पास 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हमारे पास उपलब्ध है। आप यदि फिगर चाहेंगे तो आपको लिखित फिगर हम दिलवा देंगे कि कितना जो है वो वितरण किया गया है। यूरिया 35,48,000 मेट्रिक टन अब तक उठ चुकी है। 20,26,000 मेट्रिक टन उठ गई है। डीएपी 4,04,000 मेट्रिक टन, एनपीके 1,45,000 मेट्रिक टन, एसएसपी 2,18,000 मेट्रिक टन, एमओपी 25,000 मेट्रिक टन, यानी कुल मिला के 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों ने अब तक उसको खरीदा है। जो हमारे पास उपलब्ध है 54,52,000 मेट्रिक टन यूरिया आज की सवेरे की तारीख में उपलब्ध रहा है। 4,81,000 मेट्रिक टन डीएपी है, 4,91,000 मेट्रिक टन एनपीके है, 3,47,000 मेट्रिक टन एसएसपी है और एमओपी 1,11,000 मेट्रिक टन है। इस प्रकार से 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर उपलब्ध है सहकारिता और निजी क्षेत्र दोनों को मिला करके। बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैं यह किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है और उन्हें धैर्य रख करके और अपने यहाँ बीज लेना चाहिए, फर्टिलाइजर लेना चाहिए। हम लोगों की कोशिश है कि जहाँ पर 1500 के करीब सहकारी समितियाँ फर्टिलाइजर का काम करती थी, आज 7,000 समितियाँ पिछले साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में साधन सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं और उन्हें हमने पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई है। और इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आज हमारे पास यूरिया है 14,52,200 मेट्रिक टन, उसमें 5,31,126 मेट्रिक टन यूरिया सहकारिता के इन 7,000 के करीब जो हमारी पैक्स सोसाइटी और कोऑपरेटिव की इफको या बाजार इस तरीके की संस्थाएं हैं
उनको दी जा रही हैं, उनके पास उपलब्ध है। इसी प्रकार से डीएपी उनके पास 2,40,797 मीट्रिक टन उपलब्ध है और एनपीके 1,40,607 मीट्रिक टन उपलब्ध है। तो किसी भी प्रकार की कमी सहकारी समितियों के पास भी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इस जुलाई महीने के भीतर जो वितरण हुआ है 28 जुलाई तक, वो भी आपके सामने रखता हूं कि जिससे कुछ लोग जो अफवाह पैदा करने की कोशिश करते हैं या किसानों को दशहत में ला करके और उनको उकसाने की कोशिश करते हैं। सहकारिता क्षेत्र ने 1 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 26 तक 3,22,313 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया है। 1,60,934 मीट्रिक टन डीएपी का किया है और एनपीके का 17,997 मीट्रिक टन किया है। जो बैलेंस है उनके पास वही मैंने आपको बता दिया और जो बिक्री हुई है वह भी आपको मैंने बता दिया। लगभग इस पूरे महीने का बताइए कितना है टोटल एग्रीगेट। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या के मांझा जमथरा में प्रस्तावित टेम्पल म्यूजियम भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि विधिक प्रक्रिया पूरी किए बिना याचिकाकर्ताओं को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल विवादित भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य या अन्य बदलाव पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि मांझा जमथरा क्षेत्र में प्रस्तावित टेम्पल म्यूजियम को लेकर भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल मौजूदा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अब राज्य सरकार के जवाब और आगे की सुनवाई के बाद ही मामले में अगला निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है, जहां कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त और मजबूत किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में तैयारी जारी है। आपको बता दें ज्वाइंट सीपी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कांवड़ रूट ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी, शांतिपूर्ण और सकुशल यात्रा कराना पुलिस का लक्ष्य बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात पुलिस कह रही है।
महाप्रारंभ होने वाला है और इस अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु और कांवड़िए विभिन्न जलाशयों से, हरिद्वार से जल लाकर शिवालयों में जलार्चन करते हैं। और पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में कांवड़ियों के 8 प्रमुख मार्ग हैं। सभी मार्गों पर पुलिस के सम्यक बंदोबस्त सुनिश्चित किए गए हैं। सभी मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। सभी मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग कंट्रोल रूम में राजपत्रित अधिकारी की नियुक्त करके उसका फीडबैक ले रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, विद्युत विभाग के साथ, NHAI के साथ, स्टेट हाईवे के साथ हम लोगों ने बैठकें कर ली हैं और इन मार्गों पर जहां जो कमियां थी उनको दुरुस्त करा लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। लोडर चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। 2 मासूम बच्चों की इस दौरान जिंदगी बची है। बच्चों को पिता छोड़ने जा रहे थे स्कूल। इस दौरान पब्लिक ने जमकर ड्राइवर की पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। 2 मासूम बच्चों की जिंदगी बाल बाल बची है। बच्चों को पिता स्कूल छोड़ने जा रहे थे। बच्चों के पिता स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान पब्लिक ने जमकर ड्राइवर की पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। और इस बीच अगली अहम खबर नोएडा से सामने आ रही। नोएडा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से ये खबर अब ट्रेंडिंग में आपको बताते हैं। ट्रेंडिंग में मुनाफे का झांसा देकर बुजुर्ग से ठगी की गई है। 65 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति से 59.5 लाख रुपए ऐंठे गए हैं। ठगों ने खुद को सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर फर्म का प्रतिनिधि बताया। व्हाट्सएप के जरिए संपर्क पर फर्जी ट्रेडिंग ऐप से जोड़ा। शुरुआत में फर्जी मुनाफा दिखाकर जीता भरोसा। कई किस्तों में अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए रुपए। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। तो ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर बुजुर्ग से ठगी का यह मामला सामने आया। नोएडा से खबर आपको दिखा रहे। 65 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति से 59.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने खुद को सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर फर्म का प्रतिनिधि बताया। व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर फर्जी ट्रेडिंग ऐप से जोड़ा गया। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। 29-30 जुलाई से 12 अगस्त तक लागू रहेगी ये व्यवस्था। नेशनल हाईवे 58 की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित है। 4 अगस्त से हाईवे की दोनों लेन होंगी सुरक्षित। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने जारी किए हैं वैकल्पिक मार्ग। लोगों से सहयोग और नियमों के पालन की अपील की गई है। तो कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने जारी किया वैकल्पिक मार्ग। इस कांवड़ पर्व पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षित, सुगम एवं दुर्घटना मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में रूट डाइवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। कृपया ध्यान दें, 29-30 जुलाई की रात्रि से 12/8 तक जनपद मुजफ्फरनगर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुनः 29-30-7-2026 से दिनांक 4/8 तक NH 58 पर बाएं लेन में, जो बाएं लेन होगी हरिद्वार से आते समय, वो श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी का अहम दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज वाराणसी जाएंगे। संत रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे नितिन नवीन। गुरु रविदास की 650वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे नितिन नवीन। बीजेपी के संकल्प अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
प्रयागराज से अहम खबर है। 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त बदले गए। पीयूष मोरदिया बदले गए हैं, प्रयागराज कमिश्नरेट के आयुक्त बने हैं। पहले जोगेंद्र कुमार थे प्रयागराज के पुलिस आयुक्त। धर्मवीर आईजी पीएससी प्रयागराज बनाए गए हैं। तो यह अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त बदले गए। पीयूष मोरदिया प्रयागराज कमिश्नरेट के आयुक्त बने हैं। पहले जोगेंद्र कुमार थे प्रयागराज के पुलिस आयुक्त। प्रयागराज से अहम खबर, 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त बदले गए हैं। पीयूष मोरदिया प्रयागराज के नए कमिश्नरेट के आयुक्त बनाए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें धर्मवीर आईजी पीएससी प्रयागराज बने हैं। प्रयागराज से अहम खबर, प्रयागराज में आपको बता दें 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त इस दौरान बदले गए हैं। और अगली खबर रामपुर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज में वन विभाग की टीम ने एक नन्हे हाथी शावक को रेस्क्यू किया है। गश्त के दौरान वन कर्मियों को झिरना रेस्ट हाउस के पास करीब 3 से 4 महीने उम्र का हाथी का बच्चा अकेला मिला है। शावक के आसपास उसकी मां या हाथियों का कोई झुंड मौजूद नहीं था। वन कर्मियों ने इसकी सूचना तत्काल अधिकारियों को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि वन विभाग की पहली प्राथमिकता शावक को उसके मूल झुंड और मां से मिलाना था। इसके लिए टीम ने पूरे दिन निगरानी करते हुए हाथियों के बच्चे को आसपास मौजूद झुंडों के संपर्क में लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी झुंड उसे अपने साथ नहीं ले गया। शावक की सुरक्षा को देखते उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फिलहाल हाथी के बच्चे को वन विभाग के कैंपस में क्वारंटीन में रखा गया है और उसकी लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार शावक के शरीर पर हल्की चोट के निशान भी मिले हैं, जिसका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। कार्बेट प्रशासन का कहना है कि यदि शावक को उसके प्राकृतिक झुंड से नहीं मिलाया जा सका तो नियमानुसार उसे रेस्क्यू सेंटर भेजने का निर्णय लिया जाएगा। वन विभाग आसपास के जंगल क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है। देखिए, आज प्रातः जो हमारी झिरना रेंज है उसके अंतर्गत हमारे वन कर्मी जब अपनी पेट्रोलिंग पे थे तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा जो झिरना ग्रासलैंड है उसके पास पाया गया। उसके आसपास कोई हर्ड नहीं था उसका, तो तत्काल उसकी सूचना दी गई। हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो ऑपरेशन में लग गई। हमने सबसे पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने जो हर्ड है या उसका जो समूह है अगर उसके साथ मिला सकें तो सबसे अच्छा रहेगा। हमने पूरे दिन भर इसकी कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली कोई हर्ड जो था वो उसको अपने साथ नहीं लेके गया। हमने उसको अब रेस्क्यू कर लिया है। उसके में थोड़ी हल्की फुल्की चोट लगी है। और अगली अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सरगुजा से है, जहां फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर जिला आबकारी अधिकारी से शराब और पैसे की मांग करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपियों ने सरकारी जांच एजेंसी के अधिकारी होने का झांसा देकर अधिकारी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। जानकारी के अनुसार सुबह जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड़ के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एसीबी अधिकारी बताते हुए कहा कि निरीक्षण टीम अंबिकापुर पहुंच रही है और उनके ठहरने व भोजन की व्यवस्था करनी होगी। इसी बहाने आरोपियों ने 6 बोतल देशी शराब, 6 बोतल विदेशी शराब और 1 लाख रुपए की मांग की। अधिकारी को बातचीत पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों की मांग पूरी नहीं की और पूरे मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ प्रजापति, राजेश गोस्वामी और रंजीत गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर अवैध रूप से पैसे और सामान ऐंठने की साजिश कर रहे थे। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। अधिकारी अंबिकापुर को एक नंबर से कॉल आया जिसमें कि स्वयं को जो है एसीबी अधिकारी
होना बताते हुए जो है उनसे कुछ बोतल शराब और नगद राशि की मांग की गई। उक्त संबंध में थाना गांधीनगर में जो है मामला संदेहास्पद होने से एक FIR दर्ज की गई थी। उक्त प्रकरण में 3 आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी का नाम जो है सौरभ प्रजापति जो कि चौकी कुन्नी थाना लखनपुर के रहने वाले हैं, दूसरा है राजेशपुरी गोस्वामी जो कि थाना मुलबला जिला जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं, और तीसरा जो है रंजीत गुप्ता जो कि बरनी झरिया थाना गांधीनगर जिला सरगुजा के रहने वाले हैं। उक्त प्रकरण में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आईजी कुमाऊं ने सभी संबंधित विभागों और राहत बचाव टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी रखी गई है। आपको बता दें, आईजी ने बताया कि SDRF समेत सभी आपदा राहत एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फावड़े, बेलचे और अन्य जरूरी सामग्री जो है वो भी तैयार रखने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों से अपील की है कि तेज बारिश के दौरान उफान नालों, गदेरों और नदी नालों को पार करने की जोखिम न लें। मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। वहीं आईजी कुमाऊं ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में आम जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि आसपास मादक पदार्थों की तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर मानस पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। पुलिस सूचना मिलते ही कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने कहा कि सतर्कता और जनसहयोग से आपदा और नशे जैसी चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। जो है सावन का महीना शुरू हो चुका है और बारिश जो है लगातार ही हो रही है और समय समय पर अलर्ट्स भी जो है जारी हो रहे हैं। इस संदर्भ में स्पेशली जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पे ये जो है नोटिस किया गया है कि आप नदी नाले जो कि आपके उफान पे आते हैं उसके बगल में जो है रेगुलर अनाउंसमेंट्स थाना स्तर से कर दिए जाएं। साथ ही साथ सभी अपने यहाँ पर पुलिस लाइन में टीम में तैयार करके रखें, दिन के लिए भी और रात के लिए, कि अगर आकस्मिक रूप से निकलना पड़े तो वो सभी साजो सामान जैसे कि जो हमारे बेसिकली बेलचे हो गए, हमारे जो हैं सॉज हो गई, डिफरेंट टाइप के जो कटर्स होते हैं, वुड कटर, स्टील कटर, तो इन सबको तैयारी में रखें। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में जो SDRF की टीम है उनके साथ भी समन्वय, और आर्मी और ITBP टीम जो हमारे पास है उनके साथ भी समन्वय स्थापित करके रखें। नोएडा से अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नोएडा से इस वक्त की अहम खबर, पति पत्नी ने झगड़े के बाद नाले में लगाई छलांग। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को नोएडा से दिखा रहे हैं। लोगों ने बचाने की कोशिश की तो झगड़े के बाद पति पत्नी ने नाले में छलांग लगाई। इस दौरान लोगों ने बचाने की कोशिश की, दोनों ने बाहर निकलने के लिए बढ़ाए हाथ। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नोएडा से एक खबर है, मौके पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पति पत्नी ने विवाद के बाद नाले में छलांग लगाई है। लोगों ने रेस्क्यू करने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लोगों के सहयोग के बाद, हालांकि नोएडा के बरोला इलाके के बताया जा रहा है ये वीडियो। पति पत्नी ने झगड़े के बाद नाले में छलांग लगाई। इस दौरान लोगों ने दोनों को बचाने का प्रयास किया। इसके बाद और पति और पत्नी ने बचाव के लिए हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने बाहर निकलने के लिए बढ़ाए हाथ। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची है सूचना पर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। लोगों के प्रयास के बाद दोनों की जान बची है। मौके पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल भी रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। नोएडा के बरोला इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।